अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। एंथोरियम फूल का उत्पादन एक अच्छी आय का जरिया। अच्छी आय हेतु सर्दी मौसम में झींगा मछलियों की उचित देखरेख। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में बढ़ी है और इस मांग को देखते हुए किसान भाई पॉली हाउस में इसकी खेती करने भी लगे हैं एवं इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान भाई इसकी खेती करने जा रहे हैं वो किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। आज हम आपको बताएंगे एंथोरियम की खेती के बारे में। यह पौधा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले यह विदेशों में ही होता था, जो कि आज भारत में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मीडिया का महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा कोकोपीट, कोको हस्क एवं लीफ मोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा नालियाँ बनाकर उसमें लीफ मोल्ड या कोको हस्क, कोकोपीट की बेड बनाई जाती है। उसके उपरांत इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रजाति का चुनाव। तो महत्वपूर्ण वैरायटी न्यू ऑरेंज, जेविया एंड एंजल और अन्य वैरायटी भी जो लगाई जा सकती है। इसके उपरांत हम पौधे इसके टिश्यू कल्चर से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे अभी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तह इसके पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा इसका प्रोपगेशन होता है, जो कि 25 से 35 रुपये प्रति पौधा प्राप्त किया जा सकता है। पौधा प्राप्त करने के उपरांत इसका पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। डबल रो में इसके पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के उपरांत इसमें महत्वपूर्ण होता है लीफ प्रूनिंग, क्योंकि यह एक पत्ती का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका लीफ प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। हमेशा इस पे 5 से 6 पत्ती ही रखते हैं, बाकी पत्ती जो पुरानी होती जाती हैं उसको प्रून कर दिया जाता है। प्लांट लगाने के बाद इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो न्यूट्रिशन, अतः इसका न्यूट्रिशन का विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें उर्वरक वाटर में जो सोल्यूबल हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें क्योंकि ह्यूमिडिटी की अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है, अतः 65 to 75% ह्यूमिडिटी हमेशा रहना चाहिए। इसलिए इसमें हमेशा स्प्रिंकलर से, फोगर से ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है। इस प्रकार से इसमें रोटिंग होता है, जो कि ब्लाइट के कारण और फंगस के कारण होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और
प्लस बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फंगल रूट रोटिंग जो लगता है उसका भी कंट्रोल हो सके। प्लांट रोपण करने के उपरांत 8 महीने बाद इसमें फूल चालू हो जाता है, जो कि 15 रुपये से 20 रुपये प्रति स्पाइक स्टिक के हिसाब से मार्केट वैल्यू इसका होता है। यह पौधा साल में 6 से 8 प्रति पौधा स्टिक मिलता है। इसके अंदर पेरेनियल क्रॉप है, जिससे कि हम एक बार लगाने के उपरांत 5 से 6 साल तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रति स्क्वायर मीटर 7 से 8 पौधे लगते हैं, जिसका कीमत 30 से 35 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होता है। 500 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 से 3 लाख रुपए प्रथम ईयर, उसके उपरांत 3 से 4 लाख रुपए प्रति ईयर 5 साल तक प्राप्त किए जा सकते हैं। और यह ऐसी जगह पे भी किया जा सकता है जिसका कोई उपयोग नहीं हो, बंजर ज़मीन पड़ी हो, क्योंकि इसके लिए अच्छी जगह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीडिया भी इसमें दूसरा बाहर का यूज़ करते हैं तथा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होता है, शेड नेट के अंदर होता है। इसलिए हम अनुपयोगी ज़मीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक किसान जो छोटी जगह रखता है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, उसको आराम से इसको उगाया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छी आय हेतु सर्दी मौसम में झींगा मछलियों की उचित देखरेख। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई झींगा मछलियों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं मत्स्य महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर की वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम। महाझींगा ये जो मीठे जल की झींगा है, पालने योग्य जो प्रजाति है, उसे महाझींगा कहते हैं। ये हमारे जो कल्टिवेबल कार्प्स हैं, जो कार्प मछली के हम का पालन करते हैं, उसके साथ आसानी से पाली जाती हैं। अधिक वैरायटी नहीं है यहाँ। हमारे जो मीठा जल है, जो हमारे यहाँ जो उपलब्ध है मीठा जल, उसमें बस महाझींगा ये पाली जाती है। और जो जिसका कि नाम बताया हमने, माइक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी, ये बड़ी प्रजाति की झींगा है। इसी की का अभी पालन किया जाता है। वो 2 विधि से, या तो सिर्फ आप महाझींगा पालें या इसे आप कार्प मछलियों के साथ पालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर चाहें तो या तो 6 महीना के लिए पालें, या आप सालों भर पाल सकते हैं। बस जल के तापक्रम पर आपको ध्यान देना होगा। अगर बोरिंग की सुविधा है तो आप लगातार इसका पालन कर सकते हैं सालों भर। तो अब जैसे कि अगर कोई हमारे किसान भाई पाल रहे हैं कार्प के साथ महाझींगा को, तो उन्हें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे जैसे अब तापक्रम गिरेगा, क्योंकि अब जाड़े का मौसम आने वाला है, तो तापक्रम गिरेगा। और तापक्रम जैसे ही 18 डिग्री से नीचे होगा पानी का, तो महाझींगा में मृत्यु आना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे किसान भाई अगर पाल रहे हैं महाझींगा को, तो उन्हें मेरा यही सुझाव होगा कि जब तापक्रम कम होने लग जाए, तो अगर सुविधा है तो जो आपके तालाब का जो जल है, कम से कम उसका 25% जल निकालकर 25% ताजा जल उसमें मिलाए बोरिंग का, जिससे कि तापक्रम हमेशा महाझींगा के अनुकूल बना रहेगा और उनमें वृद्धि भी होता रहेगा और मृत्यु नहीं होगा। और आहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि कार्प को देते हैं आप खली और चोकर या चावल का गुड़ा, और उसके साथ आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं आहार जो रेडीमेड है उपलब्ध, लेकिन उनके साथ अगर आप घोंगे का मांस या सीप का मांस जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको उबालकर उनके आहार के साथ उसको मिक्स करके अगर देते हैं तो घोंगा बहुत चाव से खाती है। लेकिन जाड़े के दिन में आहार की मात्रा कम कर दें। और झींगा को आहार देने का जो समय है, आप कार्प को देते हैं सूर्योदय के बाद, लेकिन झींगा को जो आहार दीजिए वो शाम के समय। अगर आपको जो 100% आहार है
तो उसमें आप कम से कम 75% आहार शाम के टाइम दीजिए और बस थोड़ा आहार सुबह में दीजिए, क्योंकि झींगा अंधेरा पसंद प्राणी है। हमारी ये जो झींगा महाझींगा है ये हार्डी है। हार्डी कहने का मतलब कि इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगता है। बस पालने के महीना को ध्यान में रखना होगा। जैसे आप मार्च में इसके बच्चे आप संचित करें अपने तालाब में, और मार्च से लेके आप नवंबर तक पालें, और नवंबर में जैसे ही तापक्रम गिरना शुरू हो जाए जल का, आप इसे निकाल कर बेच दें। वैसे भी ये 6 महीने का ही फसल है। 6 महीने में झींगा का जो वजन है वो आपको 60 ग्राम तक का मिल जाएगा, और ये मार्केट में बेचने के लिए उपयुक्त है। 30 ग्राम से 35 ग्राम का वजन होता है। आप मार्केट में बेचना शुरू कर दें, इसे अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है, जैसे कि 400 रुपये किलोग्राम से लेकर आप, और जितनी बड़ी झींगा होगा उतना ऊपर कीमत मिलेगा आपको। यहाँ पे एक और बात बता दें कि झींगा के तालाब में कुछ जो वो कर्मी का साग होता है, जो लत्तर के समान होता है पौधा, या कुछ और भी जो डूबे हुए पौधे होते हैं, जैसे उनको बेलिसनेरिया कहते हैं, हाइड्रीला कहते हैं, जो शैवाल होता है, वो उगने दें। झींगा के तालाब के 25% भाग में घास होना जरूरी है, क्योंकि ये घास में छुपती हैं और वहाँ पे ये अपने शरीर का जो बाहरी कवच है उसको छोड़ती हैं। उस समय इनका शरीर कोमल हो जाता है, और उस समय यदि कोई बड़े आकार वाली झींगा इसको देख ले तो वो इनको खा जाएगी। तो इसलिए उस समय ये छुप के अपना कवच छोड़ती है, और कवच छोड़ना अति आवश्यक है। कवच छोड़ने के फलस्वरूप इनके वजन में और आकार में वृद्धि होती है। हमारे राज्य में गेहूं की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसकी खेती में खरपतवारों की समस्या प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। तो गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं और इनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। रबी के मौसम में गेहूं देश में कई क्षेत्रों में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में इसकी खेती किसान भाइयों द्वारा की जाती है, और इस फसल में उसकी उपज जो है इन खरपतवारों की वजह से किसान को कम प्राप्त होती है। और लगभग ऐसा देखा गया है अनुसंधानों में कि 30 से लेकर के 60% तक खरपतवारों की वजह से किसान की उपज जो है खेत में प्रति हेक्टेयर कम हो जाती है। और साथ ही एक तरफ ये मात्रात्मक रूप से उपज कम करते हैं, दूसरी तरफ गुणात्मक रूप से भी गेहूं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यदि इस खरपतवारों के बीज फसल में मिल जाता है तो मंडी भाव किसान को अच्छा नहीं मिलता, और इस प्रकार से उसको गुणात्मक रूप से भी हानि होती है। तो देखा जाए तो इनके प्रबंधन के लिए किसान को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। पहली तकनीक तो यह है कि रबी के मौसम में खेत की तैयारी करने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें, और यदि नमी का अभाव है तो स्प्रिंकलर द्वारा खेत में नमी दे दें, जिससे मिट्टी में नमी मिलते ही खरपतवार के बीज जो ऊपरी परत में पड़ा हुआ है वो जम जाता है। और जमने के बाद इस खरपतवार को जो पौधे जम गए हैं उसको मारने के लिए पैराक्वाट दवा बाजार में उपलब्ध है, कई नाम से बाजार में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग करते हुए इन खरपतवार के उगे हुए पौधों को मार दें। ये तकनीक निस्तेज क्यारी विधि कहलाती है। फिर जब गेहूं की बोनी हो जाती है तो बोने के बाद पहला पानी 20-21 दिन पर लगा देते हैं। लगाने के उपरांत 6-7 दिन में जब खेत में पैर रखने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में नमी की उपस्थिति में ही आपको दवा का छिड़काव करना होता है। अब आपको देखना होगा खेत में यदि कतारों के बीच में कुछ पौधे आपको ऐसे दिखाई देते हैं गेहूं के पौधे के साथ में जो नीचे आधार पर लालामी रंग लिए हुए, तो आप समझ लीजिए आपके खेत में वो गेहूं का पौधा नहीं है, बल्कि लालामी गुलाबी रंग जिन पौधों के आधार में है वो पौधे गेहूं का मामा, गेहूंसा या गुल्ली डंडा के पौधे हैं, ये गेहूं के पौधे नहीं है। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे खेत में सकरी पत्ती वाला यह खरपतवार उपस्थित है। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के पौधे यदि दिखाई देते हैं तो खेत में आपको कौन सी दवा चुनना है उसमें बताना चाहेंगे कि आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो इन दोनों खरपतवारों को एक साथ नष्ट करती हैं। ये दवा है सल्फोसल्फेरोन और मेटसल्फेरोन, 2 दवाओं का मिश्रण है। ये बाजार में प्रति एकड़ के दरमान से जो लगने वाली दवा है उसकी मात्रा के हिसाब से बाजार में इसकी पैकिंग उपलब्ध है, आप इसको लें। और ये बाजार में कई नाम से आती है। दवा की मात्रा आपके 16 ग्राम दवा 1 एकड़ में लगती है, तो ये आप उपयोग कर लें। फिर
इसको डालना कब है? जब आपकी फसल 30 से 32 दिन की हो। डालने के लिए ये ध्यान रखें कि नोजल आपका फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट नोजल का ही उपयोग करें और पानी की मात्रा 400 लीटर से लेकर 450 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से आपको उपयोग करनी है। अब यदि आपके खेत में आपको लग रहा है अंगली, गोभी, दूधी और हिरनचरी, कृष्णनील, बथुआ, खरबथुआ और पीली संजी ये आपको दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेल्फ्रोन दवा बाजार में कई नाम से उपलब्ध है। ये हुक नाम से भी आती है, अलग्रिप नाम से भी आती है। तो जो भी दवा आपको उपलब्ध है ऐसे बाजार से ले लें। और ये दवा 20 से 25 ग्राम दवा बाजार में जो आ रही है वो दानेदार दवा है, इसको आपको उपयोग करनी है। पाउडर है, इसकी मात्रा 20 ग्राम से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है। यह भी आपकी 8 ग्राम की पैकिंग में बाजार में उपलब्ध है, जो कि 1 एकड़ में आपको उपयोग में लानी है। तो ये दवा उपयोग करने के बाद आप चौड़ी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। 2,4-D के लिए मात्रा आपको लेना पड़ेगी 1350 ml 1 हेक्टेयर में उपयोग करनी है। तरल दवा है, 38% दवा आती है, हीरा नाम से बाजार में उपलब्ध है, और भी कई नाम से आपको मिल सकती है। और इसको उपयोग करने के बाद गेहूं की फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है और जितने भी उसके साथ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछात धान की कटाई जल्द से जल्द कर गेहूं की बुआई करें। सिंचित एवं समय पर बुआई हेतु गेहूं की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। इसी प्रकार रबी मक्के की बुआई का समय 30 नवंबर तक है, अतः इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आलू की उन्नतशील किस्में इस प्रकार रहीं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई हेतु प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। समय से बोई गई तोरी, सरसों, राई इत्यादि की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर है, अतः इनमें प्रथम निकौनी एवं खरपतवार निकालने का कार्य करें। मटर की फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में है, अतः इस फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय रात का तापमान कम है, अतः पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें तथा ठंड से बचाने हेतु उपयुक्त कार्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। उरमाझी जिला रांची से आशीष कुमार जी, आप बैगन की फसल में उक्टा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो आशीष जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाई, अभी आपके प्रक्षेत्र पर बैगन की खेती किया गया भी है और नया रोपनी भी करने की तैयारी चल रही है। तो इस समय आप किसान भाई देखेंगे जो पहले से बैगन आप लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं, इसमें एक कॉमन बीमारी है। वह बीमारी का नाम है जीवाणु उकठा रोग, जिसको बैक्टीरियल विल्ट भी कहा जाता है। किसान भाई, इस तरह का जो आपका खेत में लक्षण दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आप किसान भाई एक चीज जान लें कि प्रभावित पौधे को मिट्टी सहित एक कंतरा में या कढ़ाई में उसको मिट्टी से उठा लें, खेत के बाहर उसको आग लगाकर आग के हवाले कर दें कि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लैटॉक्स 50 या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ बेविस्टिन, आपका जहां पर प्रभावित जो खेत हो गया बैक्टीरिया से, उस खेत के सभी पौधों को, जड़ को आप उस घोल से उपचारित कर दें। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप उपचारित करें तो आपका यह रोग फैलने से रुकेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व और इनका समेकित प्रबंधन। अच्छी वृद्धि और विकास हेतु आम के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित किसी भी समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।